फरवरी के आखिर में यूक्रेन कर सकता है पीस समिट। जंग के 1 साल पूरे होने पर यूक्रेन की शांति वार्ता की पहल। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा यूनाइटेड नेशंस चीफ करेंगे मध्यस्थता। पीस समिट में रूस के शामिल होने की संभावना कम। और अब अगली अहम खबर देखिए। यूक्रेन में जंग के बीच ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी से की बातचीत। ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी से बातचीत की जानकारी दी। शांति फॉर्मूले पर बातचीत, भारत की भागीदारी की उम्मीद। उन्होंने कहा कि अब G20 आपकी सदारत में है और आप इस पर कुछ करेंगे। G20 अध्यक्षता के लिए भारत को शुभकामनाएं भी दी ज़ेलेंस्की ने। मानवीय सहायता और यूनाइटेड नेशंस में समर्थन के लिए ज़ेलेंस्की ने थैंक यू भी बोला। और अगली खबर यह कि यूक्रेन में युद्ध के बीच विश्व गुरु बनने की तरफ भारत। 2 दुश्मन देशों के बीच भारत की छवि सकारात्मक। ज़ेलेंस्की से पहले पुतिन ने भी की पीएम मोदी की तारीफ। अमेरिका से लेकर कई पश्चिमी देशों ने भारत की तारीफ की थी। कई पश्चिमी देशों ने कहा था कि मोदी ने जो बात कही है कि यह दौर युद्ध का नहीं है, वो बिल्कुल सही बात है। और इस समय आप देख रहे हैं ज़ेलेंस्की ने भी ये बात कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही है वो माननी चाहिए। और अब देखिए, ये भारत की मजबूत होती छवि, उसका बढ़ता इकबाल, और इसी इकबाल की वजह से आप देख रहे हैं यहां 2 ऐसे देश जो युद्धग्रस्त हैं, उन दोनों को यही उम्मीद है कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी और उनकी अगुवाई में भारत कुछ ऐसा कर सकता है कि शांति की तरफ रास्ता जा सकता है। विश्व गुरु बनेगा क्या भारत? पहला संकेत यह कि ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी से जंग खत्म कराने को लेकर कहा कि आपकी भूमिका अहम है। दूसरा संकेत क्या है, बहुत जल्दी से दिखाइए। मानवीय मदद के लिए भारत का शुक्रिया भी अदा किया। मतलब इस बात को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि भारत ने, ठीक है, हथियार ना दिए हों लेकिन वहां के लोगों की मदद की है पुतिन ने। दूसरा संकेत महत्वपूर्ण है। पुतिन ने अक्टूबर में पीएम मोदी की तारीफ की थी और अब ज़ेलेंस्की भी इस बात को लेकर सामने आए हैं। पुतिन ने कहा था कि वैश्विक मामलों में भारत का दखल आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ेगा। भविष्य भारत का है और इस बात को लेकर गर्व किया जा सकता है। तीसरा संकेत देखिए, पीएम मोदी की शांति की अपील का पूरी दुनिया में डंका बजा। तीसरा अहम संकेत, अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देश भारत की इस पहल से खुश। अब जरा इन चीजों को और विस्तार से समझते हैं। एक तरीके से ये ठीक है कि भारत को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आप मानते हैं कि भारत की भूमिका क्या है, लेकिन एक तरीके से ये दबाव बना देने जैसा भी है कि आप तो अपने अपने कॉज को लेकर लड़े पड़े हैं। इतने दिनों से आप किसी की असल में सुन नहीं रहे हैं और उसमें आप ये दबाव भी बना रहे हैं कि कोई और आए बीच में तो रास्ता बन सकता है। क्या इसको इस तरीके से देखा जाए सरोज रथ? इसको बिल्कुल इस तरह से देखा जा सकता है, क्योंकि आपसी लड़ाई में अंदर से कोई समाधान ज्यादातर निकलता नहीं है। जो बाहरी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे यूएन है, यूएन उनको बोलते हैं कि अमेरिका और यूरोप के कब्जे में है तो रसिया उसको नहीं मानेगा। तो ऐसा कोई शक्ति हो जिसको कि कोई थोड़ा सा न्यूट्रल हो, जैसे कि खुद ज़ेलेंस्की बोलते हैं वो नॉन अलाइंड है, वो नेटो से नहीं जुड़े हैं या अमेरिका से नहीं जुड़े हैं, ऐसे उन्होंने कहा है, कई बार कहा है, जिसको कि रशिया मानता नहीं था। अब भारत एक ऐसे परिस्थिति में है और ऐसे पोजीशन में है क्योंकि यहाँ पे जो आपका पहला मुद्दा उठा रहे थे कि यहाँ रशिया ज्यादा मजबूती से लड़ेगा या अमेरिका, क्योंकि रशिया जो करता था बाहर के, लेकिन अब एक महत्वपूर्ण बात जिसमें अभी चीजें रुकी हुई हैं कि वो हिस्से जिसको यूक्रेन जिसको अपना बना दिया है रशिया ने, यूक्रेन चाह रहा है रशिया वहां से हट जाए और रशिया ये कह रहा है कि अब इनको हमारा मानते हुए यहां से तुम इनके लिए लड़ना छोड़ दो। किसको ये उम्मीद है कि भारत की कही हुई बात पर मसलन क्या ये समझा जा रहा है यूक्रेन की तरफ से कि रूस को कहा जाएगा वहां से हट जाइए और रूस हट जाएगा, या रूस की तरफ से ये समझा जा रहा होगा कि यूक्रेन को ये समझाई दी जा सकती है कि कम से कम अभी आपको अपने लोगों की सुरक्षा के लिए और यूक्रेन और ज्यादा तबाह ना हो इसके लिए कम से कम उन इलाकों को छोड़कर अभी अपने ऊपर फोकस करना चाहिए बचे हुए हिस्सों की तरफ? किसको ये उम्मीद है? क्योंकि इसके बगैर तो असल में अब शांति का रास्ता निकलेगा नहीं। ये समझना चाहता हूं जनरल कुलकर्णी मैं आपसे। ऐसे है कि इसमें कोई शक नहीं जो आप कह रहे हैं कि कोई भी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि यूक्रेन जो है वो नहीं चाहेगा, क्योंकि फिर तो यूक्रेन ने सरेंडर कर दिया। रूस ने 4 प्रोविंसेस को अपने इसमें ले लिया है, ज़ापोरिजिया है, खेरसोन है और डोनबास के 2 प्रोविंसेस हैं। वहाँ पे लड़ाई चल रही है। अभी आप खुद ही जानते हैं कि 2 प्रोविंस लुहांस्क के, 6 डोनेट्स्क के जबरदस्त लड़ाई चल रही है, तो वो भी नहीं मानेगा। और तीसरी बड़ी बात फरवरी तक है, जो कुछ भी है फरवरी है, इसलिए वो जो बात कर रहे हैं कि फरवरी में समिट होगा, फरवरी तक यदि
घुटने यूक्रेन टेक देता है तो रूस कुछ मानेगा। अगर रूस के घुटने टिक जाते हैं तो फिर समझ जाएंगे। लेकिन अब इसमें एक बात मैं और समझ लेता हूं, इसी समय यूक्रेन की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रशिया को हटाओ, बल्कि यूनाइटेड नेशन से ही अलग कर दो। ये किस तरीके की मांग है जितेंद्र ओझा? क्या इस समय वो समझता है कि ये मांग उठाई जा सकती है, बेशक इसको ये प्रैक्टिकेबल ना हो? नहीं, बिल्कुल इस मांग का कोई तुक बनता नहीं है। ऐसी स्थिति में यूनाइटेड नेशन से बाहर रशिया और ज्यादा खतरा होगा। दो बातें आपने कही कि क्या इसका समस्या का समाधान इतना आसान होगा, हट जाएगा या नहीं हटेगा। मैं इसमें यही कहता हूं दिनेश जी कि पहली रिक्वायरमेंट है कि किसी तरीके से सीज फायर हो। आसान तो नहीं होगा इसका सुलझाना, लेकिन बातचीत जब चलते रहेगी वो भी एक प्रोग्रेस है। कम से कम युद्ध तो बंद हो जाएगा, इसका समाधान आसानी से नहीं निकलना होगा। तीसरी बात मैं कहूंगा कि आपने कहा कि किसके पास जस्ट कॉज है। रशिया में लोगों का ये मानना है कि जिस तरीके से अमेरिका एक्सपैंड कर रहा है, तरह तरह के कलर रेवोल्यूशन लाए, जिस तरीके से यानुकोविच को निकाला गया यूक्रेन से, जो प्रो रशियन ये थे, उनका कहना है कि इनडायरेक्ट रेजिम चेंज करके प्रेशर बना के अमेरिका जो है रशिया के खतरे को, रशिया की सुरक्षा को खतरा पहुंचा रहा है। तो वहां के बहुत बड़े तबके में, इंक्लूडिंग ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च में, ये एक एप्रीहेंशन हो गया है कि अमेरिका किसी तरीके से रशिया को स्कटल कर रहा है, रशिया को अंडरमाइन कर रहा है। और इसमें रशिया की ये लड़ाई यूक्रेन से नहीं है, रशिया की ये लड़ाई अपने सेल्फ डिफेंस के लिए है, क्योंकि उसके डोमेन में अमेरिका आ गया है। राइट।